Hello everyone, welcome to today's discussion on conflicts in Africa. अफ्रीका में संघर्ष। देखिए, वैसे तो देखिए हमेशा अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों में अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ घटनाएं हुई हैं, खासकर साहेल संकट, और इससे भारत के लिए क्या निहितार्थ है। So now let us start the Sahel crisis and implications for India. Despite being rich in natural resources, the Sahel region of Africa remains mired in extreme poverty, political instability, and warfare. What are the broader implications of military coups for regional and global stability, and more specifically for India? That it means प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध होने के बावजूद अफ्रीका का साहेल क्षेत्र अत्यधिक गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध में फंसा हुआ है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और विशेष रूप से इंडिया के लिए सैन्य तख्तापलट के व्यापक निहितार्थ क्या हैं? From civil wars and insurgencies to ethnic tensions and resource-based disputes, Africa has long been a continent marked by conflicts, resulting in widespread instability and humanitarian crisis. The region is also becoming a battleground for a global power struggle. In the conflicts in Africa series, our experts explore the root causes of major African conflicts and their impact on India's interests. They will also examine prospects for a peaceful future in the continent, अर्थात गृह युद्ध और विद्रोह से लेकर जातीय तनाव और संसाधन आधारित विवादों तक अफ्रीका लॉन्ग टाइम से संघर्षों से भरा महाद्वीप रहा है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक अस्थिरता और मानवीय संकट पैदा हुए हैं। यह क्षेत्र वैश्विक शक्ति संघर्ष का युद्ध क्षेत्र भी बन रहा है। अफ्रीका में संघर्ष श्रृंखला में हमारे कुछ प्रमुख यदि विशेषज्ञों की राय देखी जाए तो अफ्रीकी संघर्षों का मेन कारण और भारत के हितों पर उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका भी हमें पता लगाना आवश्यक है। यह महाद्वीप या इस महाद्वीप में शांतिपूर्ण भविष्य की संभावनाओं की भी जांच करना है। द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका possesses vast energy and mineral resources, but the majority of its population remains enmeshed in extreme poverty, famine, political instability, and warfare. In the last 2 years, there have been military coups in Niger, Guyana, Mali, Burkina Faso, and Chad. But why has the abundance of energy and mineral resources in the Sahel failed to translate into economic and social development and political stability? What are the broader implications of military coups for regional and global stability, and more specifically for India? Before exploring such questions, let us first have an understanding of the Sahel region. So, ये आप देखें मैप के माध्यम से साहेल रीजन में क्या क्या देश है, क्या क्या क्षेत्र हैं कवर, जैसे सेनेगल, गैम्बिया, मॉरिटेनिया, गुयेना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून, नाइजीरिया। तो आप ये देखिए जो ऑरेंज कलर में ऑलरेडी दिख रहा है, ये जो है माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये अल्टीमेट देखिए ये साहेल रीजन कहलाता है। और ये जो है सवाना इन साउथ, तो देखिए जो आपका
ग्रीन कलर में ये दिखा है। तो ये टोटल का टोटल ये एरिया जो है सवाना रीजन्स से बिलोंग करता है, जो साउथ में है। नॉर्थ में यदि नजर डालें तो सहारा डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये देखो ये इस कलर में दिख रहा है। तो एक प्रकार से आप देखिए कि नीचे का जो पार्ट है साउथ और ऊपर जो नॉर्थ में है सहारा डेजर्ट और सवाना साउथ। ठीक है, तो साहेल रीजन्स में कौन कौन से एरिया है इस पर मेन आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो है अस्थिर के रूप में अफ्रीकी महाद्वीप में अस्थिर क्षेत्र है, जबकि ये क्षेत्र जो है एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज की यहाँ पर भरमार है। यहाँ ज्यादा आबादी, गरीबी, अकाल, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध में उलझी हुई है। तो अब आप ये सोचें कि यदि पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्रों में नाइजर, माली और गिनी, बुर्किना फासो और चाड में सैन्य तख्तापलट हुए हैं। यद्यप इसके पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन अभी हाल ही में। लेकिन साहेल में एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज की प्रचुरता आर्थिक और सामाजिक विकास, राजनीतिक स्थिरता में तब्दील क्यों नहीं हो पाई? क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और विशेष रूप से इंडिया के लिए सैन्य तख्तापलट के व्यापक निहितार्थ क्या हैं? ऐसे सवालों पर विचार करने के पहले सबसे पहले हमें इस एरिया को जानना। तो देखिए साहेल रीजन, मैंने बताया कि साहेल रीजन में ये 10 क्षेत्र हैं। सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटेनिया, गुयाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून एंड नाइजीरिया। तो ये जो एरिया है ये ऑरेंज कलर में ये आपको शो हो रहा है। सो फर्स्टली डीप में और अच्छे समझे, व्हाट इज द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का साहेल क्षेत्र क्या है? द साहेल इज ए रीजन इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका दैट एक्सटेंड्स eastward from Senegal to Sudan, forming a transitional zone between the arid Sahara Desert to the north and humid savannas to the south. As per the United Nations Integrated Strategy for the Sahel, the region has 10 countries: Senegal, Gambia, Mauritania, Guyana, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad and Cameroon and Nigeria. With its abundance of energy and mineral resources including uranium, gold and oil, the Sahel is one of the world's most endowed regions. For instance, Mali is Africa's third largest gold producer and Burkina Faso is the fourth largest and fastest growing producer of gold in the African continent. The Niger is the world's लैंडिंग सोर्स ऑफ यूरेनियम। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए ये जो क्षेत्र है कितना रिच है। लेकिन साहेल पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक क्षेत्र है, जैसा कि देखिए मध्य में आपको नजर आ रहा है, जो सेनेगल से लेकर के सूडान तक पूर्व की ओर फैला हुआ है, जो उत्तर में शुष्क सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाता है। साहेल के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के अनुसार इस क्षेत्र में 10 देश हैं, यानी सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटेनिया, गुयाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून एंड नाइजीरिया। तो इन क्षेत्रों में यूरेनियम, सोना और तेल सहित ऊर्जा और खनिज संसाधनों की प्रचुरता के साथ साहेल दुनिया के सबसे रिच क्षेत्र में से एक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि माली अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, बुर्किना फासो अफ्रीकी महाद्वीप में सोने का चौथा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पादक है, नाइजर दुनिया का यूरेनियम का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब हम इसको देखिए थोड़ा सा माली के बारे में जाने। इन एडिशन टू बीइंग अफ्रीका's third largest gold producer, Mali is rich in natural resources. It has about 800 tons of gold deposits, 2 million tons of iron ore, 5,000 tons of uranium, 20 million tons of manganese, 4 million tons of lithium, and 10 million tons of limestone. Despite this, Mali ranked 188th out of 193 countries on the Human Development Index in the 2023-24 Human Development Report. आप समझे कि अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक होने के अलावा
माली जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भी समृद्ध है। इसमें लगभग 800 टन सोने का भंडार, 2 मिलियन टन लौह, 5000 टन यूरेनियम, 20 मिलियन टन मैंगनीज, 4 मिलियन टन लिथियम और 10 मिलियन टन चूना पत्थर है। इन सब के बावजूद 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक पर 193 देशों में से माली का जो स्थान है 188वां है। नाइजर अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम आउटपुट, मेकिंग द अफ्रीकन नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स of a crucial raw materials in the generation of nuclear power. Niger began operating its first commercial uranium mine in 1971 and presently has two significant mines producing Africa's highest grade uranium ores. Apart from uranium, the country also possesses vital resources including coal, gold, gypsum and oil. However, despite its vast natural resources reserve, Niger, like Mali, ranked 189th on the Human Development Index. अर्थात नाइजर ग्लोबल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 5% प्रोडक्शन करता है, जिससे ये अफ्रीकी देश एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण कच्चे माल के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। नाइजर ने 1971 में अपनी पहली कॉमर्शियल यूरेनियम खदान का संचालन शुरू किया और वर्तमान में उसके पास 2 महत्वपूर्ण खदानें हैं जो अफ्रीका के उच्चतम ग्रेड के यूरेनियम एस्कों का उत्पादन करती हैं। यूरेनियम के अलावा देश में कोयला, सोना, जिप्सम और तेल सहित महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। हालांकि अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन भंडार के बावजूद माली की तरह नाइजर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 पोजीशन पर है। अब हम बात करेंगे बुर्किना फासो। बुर्किना फासो इज द 4th largest and the fastest growing producer of the gold in Africa, forming the backbone of its trading economy. In addition to gold, the country possesses other natural resources like zinc, lead, copper, iron, manganese, casterite and phosphate. Despite its resources wealth, Burkina Faso ranked 185th on the Human Development Index. अर्थात बुर्किना फासो अफ्रीका में गोल्ड का चौथा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पादक है, जो उसकी व्यापारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गोल्ड के अलावा देश में जस्ता, सीसा, तांबा, लोहा, मैंगनीज, कैसिटेराइट और फास्फेट जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हैं और अपने संसाधन संपदा के बावजूद बुर्किना फासो HDI पर 185th रैंक पर है। A number of factors contribute to the plight of people in the Sahel region, including weak state institutions, military coups, and external exploitation of its resources. अर्थात साहेल क्षेत्र में लोगों की दुर्दशा के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिनमें से कमजोर राज्य संस्थाएं, सैन्य तख्तापलट और इसके संसाधनों का बाहरी दोहन शामिल है। आप जैसा जानते हैं, देखिए, यदि किसी भी राज्य की संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो वहीं पर फिर देखिए सैन्य तख्तापलट होते हैं और उसका जो वहां रिसोर्सेस होता है उसका सही यूटिलाइज नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे साहेल में तख्तापलट के पीछे क्या फैक्टर जिम्मेदार है। फैक्टर्स बिहाइंड ट्रूप्स इन द साहेल। The inability of civilian government to effectively control large swaths of territory, popular frustration with the deteriorating security situation, and the lack of economic and social progress are some of the major factors that contributed to military takeovers in the region. पहला फैक्टर यह है कि नागरिक सरकारों की बड़े पैमाने पर भूभाग पर प्रभावी नियंत्रण करने में असमर्थता, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से लोगों में निराशा तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति का अभाव कुछ ऐसे मेन फैक्टर हैं जिन्होंने क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण में योगदान दिया।
In recent years, there have been military coups in Mali, like in 2020 and 2021. जैसे देखिए इन अगस्त 2020 a group of Malian colonial removed presidents Ibrahim Boubacar Keita एंड फिर इसके बाद इन 2021 में गुयाना में देखिए सितंबर में घटना घटी थी। स्पेशल फोर्सेस कमांडर कर्नल मेमेडी डोंगोया ओवरथ्रो प्रेसिडेंट्स ऑफ अल्फा कोंडे। सो इससे ये पता चलता है देखिए कि माली में 2020 एंड 21, नाइजर 2023 में, देन बुर्किना फासो 2022, गुयाना 2021, Chad 2021. Military leaders usually capitalize on the widespread popular disenchantment with the elected governments to seize power, but they rarely have long-term visions for governance and democratization. While military leaders claimed that their interventions were driven by a sincere desire to bring stability, improve living standards, and end corruption, their true motivations are more likely linked to the pursuit of power and privilege. Moreover, the rivalry among global powers in this unstable area has been the primary reason behind the political instability. अर्थात हाल के वर्षों में माली 2020 और 2021, नाइजर 2023, बुर्किना फासो 2022, गिनी 2021 और चाड 2021 में सैन्य तख्तापलट हुए। सैन्य नेता आमतौर पर सत्ता हथियाने के लिए निर्वाचित सरकारों के प्रति व्यापक जन असंतोष को लाभ उठाते हैं, लेकिन उनके पास शासन और लोकतंत्रीकरण के लिए शायद ही कभी दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। जबकि सैन्य नेता दावा करते हैं कि उनके हस्तक्षेप स्थिरता लाने, जीवन स्तर में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ईमानदारी इच्छा से प्रेरित थे। उनकी असली प्रेरणाएं शक्ति और विशेषाधिकार की खोज से जुड़ी हुई है। इन सब के अलावा इस अस्थिर क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता राजनीतिक अस्थिरता का मेन कारण रही है। अब हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संघर्ष। Struggle for socio-economic development. Developmental struggle is another factor contributing to the challenges of the Sahel. On the Human Development Index, the countries of the region are in the bottom 10. In response to the crisis in Mali, the United Nations Security Council passed Resolution 2056, which led to the creation of UNISS in 2013. The strategy focuses on 6 critical areas like cross-border cooperation, prevention and sustaining peace, economic revitalization and inclusive growth, climate action, renewable energy, and women and youth empowerment. The 6 objectives of UNISS were intended to contribute to achieving both the United Nations Sustainable Development Goals and the African Union's Agenda 2063. However, the recent spate of military coups, including in Mali, Burkina Faso, and Niger, have revealed the failure of the policies of both the United States and the European Union in addressing the region's root cause of instability. In January 28, 2024, the military leaders of Niger, Burkina Faso, and Mali withdrew from the Economic Community of West African States. They established the Alliance of Sahel States as a confederation. In September 2024, the 3 military junta leaders unveiled
the idea of having a common passport to facilitate and harmonize travel identity for their people. In response, the ECOWAS recently lifted the economic sanction it had imposed after the groups acknowledging that these measures had been ineffective in reversing the political changes. अर्थात विकास संबंधी संघर्ष साहेल की चुनौतियों में योगदान देने वाला एक और फैक्टर है। एचडीआई के मामले में इस क्षेत्र के देश निचले 10 में हैं। माली में संकट के जवाब में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने संकल्प 2056 पारित किया, जिसके कारण 2013 में यूएनआईएसएस का निर्माण हुआ। रणनीतिक 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे सीमा पार सहयोग, रोकथाम और शांति बनाए रखना, आर्थिक पुनरुद्धार और समावेशी विकास, जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, महिला और युवा सशक्तिकरण। यूएनआईएसएस के 6 उद्देश्यों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 दोनों को प्राप्त करने में योगदान देना था। हालांकि माली, बुर्किना फासो और नाइजर सहित हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलटों ने क्षेत्र की अस्थिरता के मूल कारणों को दूर करने में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों की नीतियों की विफलता को उजागर किया है। 28 जनवरी 2024 को नाइजर, बुर्किना फासो और माली के सैन्य नेता पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से हट गए। उन्होंने एक यूनियन के रूप में साहेल राज्यों के गठबंधन की स्थापना की। सितंबर 2024 में 3 सैन्य जुंटा नेताओं ने अपने लोगों के लिए यात्रा पहचान को सुविधाजनक बनाने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सामान्य पासपोर्ट रखने के विचार का अनावरण किया। जवाब में इकोवास ने हाल ही में तख्तापलट के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया और यह स्वीकार करते हुए कि यह उपाय राजनीतिक परिवर्तनों को उलटने में अप्रभावी थे। अब देखिए, बाहरी कारक भी जिम्मेदार हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनेशनल रिएक्शन टू द ट्रूप्स इन द साहेल ड्रॉ अटेंशन टू रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन एमंग मेजर पावर्स। For instance, the Sahara-Sahel region has emerged as a new geopolitical hotspot, driven by a mix of weak states, interfering global powers, and transitional non-state actors. For much of modern history, the region has been France-centric, with French forces frequently intervening to control and influence regional security. The people of the Sahel continue to suffer and live in abject poverty and deprivation because their leaders, along with their former colonial power, continue to exploit them. For instance, Niger was providing France with the majority of its uranium at a fraction of its market value. According to some reports, France paid only 0.80 euro per kg, while the market price at the time of the coup was 153.77 euros. However, France's aggressive interventions in 2013 encountered substantial resistance from the local non-state actors and widespread resentment. This provided other external powers like Russia with an opportunity to challenge France's dominance. Russia's foothold in Libya, where it swiftly consolidated power through private military groups like Wagner Group contractors, enabled it to position itself as an alternative security provider and expand its presence into Mali and Burkina Faso, countries that the grown disillusioned with France military presence. अर्थात साहेल में तख्तापलट पर इंटरनेशनल
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं प्रमुख शक्तियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सहारा साहेल क्षेत्र एक नए भू राजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जो कमजोर राज्यों, हस्तक्षेप करने वाली वैश्विक शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर राज्य अभिनेताओं के मिश्रण से प्रेरित है। आधुनिक इतिहास के अधिकांश समय में ये क्षेत्र फ्रांस केंद्रित रहा है, जिसमें फ्रांसीसी सेनाएं अक्सर क्षेत्रीय सुरक्षा को नियंत्रित करने और प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। साहेल के लोग आज भी कष्ट भोग रहे हैं तथा घोर गरीबी और अभाव में जी रहे हैं, क्योंकि उनके नेता अपनी पूर्व औपनिवेशिक सत्ता के साथ मिलकर उनका शोषण करते रहे। उदाहरण के लिए नाइजर फ्रांस को अपना अधिकांश यूरेनियम उसके बाजार मूल्य के एक अंश पर उपलब्ध करा रहा था। कुछ रिपोर्टों तो ऐसी आई हैं जिनमें से फ्रांस ने प्रति किलोग्राम केवल 0.80 यूरो का भुगतान किया, जबकि तख्ता पलट के समय बाजार मूल्य क्या था, 153.77 यूरो। सोचिए कितने दोनों के बीच में कितना गैप। हालांकि 2013 में फ्रांस के आक्रामक हस्तक्षेप को स्थानीय गैर सरकारी अभिनेताओं से काफी प्रतिरोध और व्यापक आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसने रूस जैसी अन्य बाहरी शक्तियों को फ्रांस के प्रभुत्व को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया। लीबिया में रूस के पैर जमाने, जहां इसने वैगनर ग्रुप, कॉन्ट्रैक्टर जैसे निजी सैन्य समूह के माध्यम से तेजी से शक्ति को मजबूत किया, ने इसे एक वैकल्पिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में खुद को स्थापित करने और माली और बुर्किना फासो में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में सक्षम बनाया। ऐसे देश जो फ्रांस की सैन्य उपस्थिति से निराश हो चुके थे। The failure of French foreign policy in the region had resulted in a power rivalry between France and Russia. The NATO interventions in Libya led to the surge in trans-Saharan terrorism and crime, created new security challenges and turned the Sahel into a geopolitical flashpoint. अर्थात इस क्षेत्र में फ्रांसीसी विदेश नीति की विफलता के कारण फ्रांस और रूस के बीच शक्ति प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई। लीबिया में नाटो के हस्तक्षेप के कारण ट्रांस सहारा आतंकवाद और अपराध में वृद्धि हुई, नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुई और साहेल को भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बना दिया। द फेल्योर ऑफ नाटो प्रोवाइडेड रशिया विथ एन अपॉर्चुनिटी टू फिल द वॉइड। Recently, Russia has revamped and reactivated its military presence in Africa, primarily through the use of Wagner Group's assets and troops. अर्थात नाटो की इस विफलता ने रूस को इस कमी को पूरा करने का अवसर दिया। हाल ही में रूस ने अफ्रीका में अपनी सैन्य उपस्थिति को नया रूप दिया और उसे पुनः सक्रिय किया, मुख्य रूप से वैगनर समूह की परिसंपत्तियों और सैनिकों के उपयोग के माध्यम से। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर साहेल में जो उथल पुथल है और इस पर भारत की क्या भूमिका हो सकती है। द साहेल्स टर्मोइल एंड इंडियाज रोल। रिलायंस ऑन सिक्योरिटी फोकस्ड इंटरनेशनल डिपेंडेंस हैव फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, पॉवर्टी एंड इंस्टेबिलिटी इन द साहेल, कंडेमनिंग द रीजन टू long-term turmoil. In particular, the failure of the French efforts, which were largely focused on countering jihadism through militarizations and retaining its status as the dominant external player in Africa, has been detrimental. अर्थात सुरक्षा केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता साहेल में हिंसा, गरीबी और स्थिरता के मूल कारण को संबोधित करने में विफल रहे, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। पिछले खासकर विशेष रूप से फ्रांसीसी प्रयासों की विफलता, जो मुख्य रूप से सैन्यीकरण के माध्यम से जिहादवाद का मुकाबला करने और अफ्रीका में प्रमुख बाहरी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने में केंद्रित थी, हानिकारक रही। एज ए रिजल्ट, द रशियन वैगनर group was able to increase its presence in the Sahel, capitalizing on social dissatisfaction with the West. These conditions are likely to persist as long as the major external powers believe that the Sahel is an ungoverned space in need of foreign intervention and control. अर्थात इन सब के परिणाम स्वरूप रूसी वैगनर समूह पश्चिम के साथ स्थानीय संतोष का लाभ उठाते हुए साहेल
साहेल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम हो गया और ये स्थितियां तब तक बनी रहने की संभावना है जब तक प्रमुख बाहरी शक्तियां यहां मानती रहेंगी कि साहेल एक अनियंत्रित क्षेत्र है जिसे विदेशी हस्तक्षेप और नियंत्रण की आवश्यकता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटीज रोल शुड फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस rather than prioritizing self-service resources extraction and security military objectives. It should also support Sahelian governments in a way that avoids creating perpetual external dependence which only facilitates the continued exploitation of the region's natural resources. अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को स्वार्थी संसाधन निष्कर्षण और सैन्य उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के बजाय राज्य संस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे सहेलियन सरकारों को इस तरह से समर्थन देना चाहिए कि स्थायी बाहरी निर्भरता पैदा न हो जो केवल क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्सेस के निरंतर दोहन की सुविधा प्रदान करती है। There are significant ramifications for India as the global order teeters on the brink of upheaval and conflicts. The Sahel serves as a prime example of geopolitical hotspot that could escalate tensions, potentially leading to a larger East-West conflicts. The resulting upheaval would have a negative impact on India's socio-political ambitions of becoming a global powerhouse and enhancing its economy. Moreover, India depends on critical resources such as oil, gas and uranium from the Sahel and its surrounding. Therefore, India needs to engage meaningfully in efforts to stabilize the region. अर्थात भारत के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि ग्लोबल सिस्टम उथल पुथल और संघर्ष के कगार पर है, इसलिए साहेल भू राजनीति के हॉट स्पॉट का एक मेन एग्जाम्पल है जो तनाव को बढ़ा सकता है जिससे संभावित रूप से एक बड़े पूर्व पश्चिम संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। परिणामी उथल पुथल का भारत की वैश्विक शक्ति बनने और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की सामाजिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा भारत साहेल और उसके आसपास के क्षेत्रों से तेल, गैस और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर निर्भर करता है, इसलिए भारत को इस क्षेत्र को स्थिर करने के प्रयासों में सार्थक रूप से शामिल होने की आवश्यकता है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं। लाइक इज डिस्पाइट इट्स रिसोर्स वेल्थ, व्हाई डज अफ्रीका's Sahel region continue to face issues like warfare, famine and extreme poverty? Second question generated is what factors contribute to the persistent instability in resource rich countries of Africa's Sahel region? Next question generated is what role do external powers play in the ongoing challenges faced by the Sahel region? Same as it is, how have recent military coups in Niger, Guyana, Mali, Burkina Faso and Chad impacted the socio-economic conditions of the region? The Sahel region is vital for India in terms of critical resources like oil, gas and uranium. Comment. और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन इंडिया कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन द साहेल टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल लीडरशिप एस्पिरेशंस। समझ? तो इस तरह से देखिए इन लेक्चर्स में काफी महत्वपूर्ण चीजें छिपी हुई हैं और गंभीरता से आप यदि आप इस लेक्चर्स को सुनेंगे तो मैं मानता हूं कि सभी प्रश्नों का सही तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।